रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। और देवी के दरबार में पहुंच तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार थम जाएगा 2025 विधानसभा चुनाव। लेकिन इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, आज हमारे साथ चिराग पासवान हैं। जी हां, रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता, और इस वक्त सुबह सुबह वो मंदिर जा रहे हैं। स्वागत है चिराग जी। थैंक यू भाई। सुबह सुबह आज आप मंदिर जा रहे हैं, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मेहनत में मुझे अपनी बहुत विश्वास है, पर उतना ही विश्वास मैं आस्था पे भी रखता हूँ, और इसीलिए भले कितनी भी व्यस्तता हो, मैं महादेव का आशीर्वाद लेने जाता जरूर हूँ। चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार की शुरुआत जब हुआ था उस वक्त मैं जरूर गया था उनका आशीर्वाद लेने, और अब जबकि आखिरी दिन है तो एक बार फिर से मन में इच्छा थी कि उनका आशीर्वाद लेकर आऊं। मंदिर से ही शुरुआत कर रहे हैं, आज आखिरी दिन। एक सवाल पहले मैं आपसे ले लूं जी। बतौर दलित नेता के तौर पर आपकी एक बड़ी पहचान है, उसकी एक लेगेसी भी है रामविलास पासवान की। लेकिन अगर मैं देखूं तो आपका जो ये तिलक है, आपके हाथों के जो कलावे हैं, आपके हाथ में जो अंगूठियां हैं, आप एक पूरे धार्मिक व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो ये एक विरोधाभास भी दिखता है या बिल्कुल नहीं? मैं बिल्कुल इसको विरोधाभास नहीं मानूंगा। मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि विरोधाभास बनाने का प्रयास किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश बोल लीजिए, रणनीति के तहत ये प्रयास किया गया है कि समाज के वंचित वर्ग को इन सब चीजों से, धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाए। और मैं इस बात को मैं बहुत ही सहजता से मैं स्वीकार करता हूं कि आज भी 21वीं सदी में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित व्यक्ति को, दलित परिवार को या वंचित वर्ग से आने वाले, इवन अगर वो कोई बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति हों, उनको मंदिर प्रवेश करने में कई बार कठिनाई आती है, पूजा पाठ करने में उनको रोका जाता है। ये कुछ ऐसे हैंडफुल असामाजिक तत्व हैं जो समाज में भेदभाव की भावना को बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लोग काम करते हैं, प्रयास करते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि अनुसूचित जाति से आने वाले भी बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि आस्तिक है, जो विश्वास रखता है, और ऐसे में क्यों सिर्फ वो इसीलिए कि एक वंचित वर्ग से आते हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाए, मैं नहीं मानता कि उचित है। और मैं ये भी नहीं मानता कि क्योंकि आपको रोका जा रहा है इसीलिए आप अपनी भावना, अपनी आस्था को आप दबा दें और आप या तो राह बदल लें या फिर आप जाना छोड़ दें। मैं नहीं मानता कि उचित है। अगर ये भावना है, आस्था है, आप डट कर आप उसका सामना कीजिए। अगर हैंडफुल कुछ अगर ऐसे असामाजिक तत्व हैं भी, उसका डट कर सामना करेंगे। जितना हक अधिकार किसी और का है उतना ही समाज के इन वर्गों का भी है, अनुसूचित जाति का भी है, मंदिर जाके पूजा पाठ करने। इस मामले में आपकी राय थोड़ी आपके पिताजी से अलग है? अपने बिल्कुल मैं मानता हूँ। पिताजी, पापा मानते नहीं थे इन सब चीजों को। पर्सनली वो पूरी तरीके से नास्तिक थे, वो इन सब चीजों में नहीं बहुत ज्यादा मानते थे। बट मेरा शुरू से रहा है, मेरी आस्था रही है, विश्वास रहा है, और मुझे लगता है कि ये पिछले 3-4 सालों में और ज्यादा बढ़ा है। जिस तरीके से घर परिवार पार्टी एक के बाद एक कई ऐसी कठिन परिस्थितियां आई जीवन में, ऐसे में अगर किसी एक चीज ने मुझे वो ग्रेविटी दी, मुझे संयमित रखा, तो मुझे लगता है शायद ये मेरी आस्था नहीं मुझे रखा। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं सियासी प्रश्नों की तरफ। किस तरीके का चुनाव है, कैसा चुनाव आप इसे देख रहे हैं? चुनाव होता है, मैं किसी भी चुनाव को कतई हल्के में नहीं लूंगा। आप विरोधियों को भी कम कभी नहीं आंक सकते हैं, बट मेरा एक अपना अनुभव भी है। बिहार का ये छठा चुनाव है जो मैं सक्रियता से लड़ रहा हूँ।
अगर मैं बाकी राज्यों के चुनाव छोड़ दूं, झारखंड, दिल्ली, ये सब राज्यों के छोड़ दूं, तो ये छठा चुनाव है बिहार का जिसको मैं लड़ने का मैं काम कर रहा हूं। ऐसे में अनुभव है। मैं मानता हूं कि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको एक रुझान मिलने लगते हैं। यू गेट द बेसिक सेंस कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। 10% हेयर एंड देयर प्लस माइनस आपने ये सोचा या ऐसा हो गया, वो एक अलग हो सकता है, बट मोटा मोटी एक आंकलन आपको लग जाता है कि क्या होने वाला है। ये मेरे आधार यही मेरा आधार है और मेरा विश्वास है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे इस बार एनडीए विद ऑल टाइम हाई हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 2010 ऑल टाइम हाई था, लगभग Yes. 200 से ज्यादा सीटें थी, 5-6 सीटें थी। क्या इस बार आप उस रिकॉर्ड मैं को उस रिकॉर्ड को तोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ। 2010 से बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। मैं कारण भी है उसका। 2020 में देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए। मैं अलग चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट था, यूनाइटेड महागठबंधन था। उसके बावजूद भी दो विद अ वेरी थिन मार्जिन बट हम लोग सरकार बनाने में हम लोग कामयाब रहे। ये दर्शाता है कि अलायंस एनडीए का एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी जदयू के आने से वो वैसे भी काफी मजबूत हो जाता है। बट अब इस बार अगर आप देखें तो परिस्थिति ठीक विपरीत है। देयर इज अ वेरी यूनाइटेड एनडीए। हम 5 दल एक साथ एकजुट होकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। सीट शेयरिंग में भी बहुत एमिकेबली वो हो गया था। वेयर इज ऑन द अदर हैंड महागठबंधन इस बार बिखरा हुआ दिख रहा है। फ्रेंडली फाइट के कंसेप्ट के साथ ये लोग आए हैं। मैं नहीं मानता कि राजनीति में कोई फ्रेंडली फाइट होती है, आइदर योर फ्रेंड्स और यू फाइटिंग विद ईच अदर। तो ऐसे में पिछली बार अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में हम लोग सरकार बना पाए थे तो आज तो बहुत ही परिस्थितियां हम लोग के फेवर में है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ऑल टाइम हाई से हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन चिराग जी, इस बार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक रेट थी 100% स्ट्राइक रेट से आप लगातार हिट करते रहे हैं। ये स्ट्राइक रेट क्या रहने वाला है? क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सवाल आप ही पे उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान वो मेंटेन कर पाएंगे वो स्ट्राइक रेट? मुझे लगता है अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 5-1 दिन बाकी रह गए हैं और परिणाम मतलब अगले हफ्ते इस वक्त हम लोग परिणामों के साथ होंगे। सरकार बनने की गहमा गहमी चल रही होगी इस वक्त। मंदिर जा रहा हूँ, मैनिफेस्टेशंस में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं गलती से भी कोई गलत बात कहूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। मेरी पहले चरण में 14 सीटों पे मतदान हुआ एंड द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गॉट, मतलब मेरी हर एक प्रत्याशी से 2-2, 3-3 बार बात हुई है। हर बूथ की रिपोर्ट्स आने के बाद मेरी बात हुई है। मेरी 14 की 14 एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। इस फेज में, इस चरण में मेरी 15 सीटें हैं जिसपे चुनाव होना है और जहां जहां मैं प्रचार के लिए जा रहा हूं मैं ये मान रहा हूं कि मेरी 29 की 29 सीटें पॉजिटिव फीडबैक के साथ हैं और 29 की 29 मैं जीतूंगा। लेकिन चिराग पासवान का एक कोट भी है, बड़ा फेमस है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस चुनाव में चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की तो बात करते हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खुद कहाँ हैं? क्यों नहीं आपने चुनाव लड़ा? क्यों लगता है कि चिराग पासवान चुनाव के बाद फिर दिल्ली जाएंगे या फिर आप यहाँ रहेंगे? देखिए, मैं रहना तो मैं यही चाहता हूँ और इसलिए मैंने दिल से कहा भी था कि मैं इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बट नेगोशिएशंस इतने लंबे खींचे हम लोग का। मुझे लगता है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली पहले फेज का आखिरी दिन 17 तारीख को था और 16 तारीख तक हम लोग के नेगोशिएशंस ही चल रहे थे। 16 तारीख की रात मुझे याद है मैंने कई सिंबल्स उस रात मैंने बांटने का काम किया। ऐसे में वो समय ही नहीं बचा कि मैं अपने नामांकन या अपने चुनाव लड़ने के बारे में मैं सोचूं। प्राथमिकता पार्टी बन गई थी, मेरे तमाम प्रत्याशी बन गए थे और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहारी रहे हैं। दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया। मैं आया ही राजनीति में इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरे राज्यों में कैसे बिहारियों को अपमानित किया जाता है। उस पलायन को रोकने की सोच के साथ न सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो बिहारी बिहार छोड़कर गए हैं वो कैसे वापस आए और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो कि अब दूसरे राज्य के लोग बिहार आए शिक्षा रोजगार के लिए। इस सोच के साथ, दिस इज व्हाट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इज ऑल अबाउट, के साथ मैं राजनीति में आया हूं। इस बार जरूर चूक गया, बट 2030 में जरूर मानता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अनलाइक माय फादर, पापा आप भी उनको अच्छे से जानते थे। आपने भी कई बार ये सवाल पूछा था तो उनका जवाब था कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा अपने आप को देखते हैं, बट मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा देखता हूँ। तो आप 2030 की बात करते हैं, तो 2030 में क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आएंगे?
अभी बहुत गंगा में से पानी बहना है। इन सारे सवालों का जवाब मैं 2029 के बाद जरूर दूंगा, जब एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद मैं आपके इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। अभी पड़ाव बहुत बाकी है, अभी तो 25 का यही पड़ाव है, पहले इसको हम लोग सफलतापूर्वक अचीव कर लें। उत्तर प्रदेश का 27 में चुनाव है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ेंगे क्या? मैं बिल्कुल मैं लड़ूंगा इस बार। अकेले लड़ेंगे, एनडीए मैं के साथ गठबंधन लड़ेंगे? के साथ मैं लड़ना चाहता हूँ। लोकसभा में भी गठबंधन की तरफ से मुझे ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में भी मैं थोड़ा समय दूं, बट उस वक्त जिस तरीके से विपक्ष ने भ्रम माहौल बना दिया था, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, ये तमाम बातों को लेकर, तो ऐसे में बिहार छोड़कर जाना मेरे लिए संभव नहीं हुआ था। तो मैं मानता हूं कि आगामी विधानसभा का चुनाव मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सक्रिय भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 राज्य पार्टी विस्तार में है, एक्सपेंशन मोड के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि विस्तार हुआ भी है। नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं आज की तारीख में, झारखंड में मेरा 1 विधायक है, दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो धीरे धीरे पार्टी विस्तार करिए, तो मेरे लिए अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश और पंजाब होगा। आप वहां पर सीधा फिर चुनौती देंगे मायावती जी को, क्योंकि वो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। आप कैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में? मैं चूंकि बिहार में हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को कवर भी करता हूं। बिल्कुल, देखिए मैं किसी को चुनौती देने की नहीं, बट हाँ कईयों का साथ देने की सोच के साथ उत्तर प्रदेश आऊंगा। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य, और आपने आदरणीय मायावती जी का आपने जिक्र किया, बट जिस तरीके से आजकल एक खामोशी देखने को मिलती है उनके खेमे में, जब ऐसे विषय सरफेस होते हैं जहां पे संभवतः समाज के वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, तो उस पर जिस तरीके से आजकल उनकी खामोशी देखने को मिलती है, मैं ये मानता हूं कि जरूरत है समाज में आज की तारीख में कि उनकी आवाज बने, जिनकी शायद आज की तारीख में कोई सुनवाई नहीं है। और इस सोच के साथ मैं उत्तर प्रदेश आऊंगा। मैं मानता हूं कि गठबंधन के साथ मिलकर अपनी सोच को आगे लेके जा पाऊंगा। अब आपने एक बात अभी कही कि आप 30 के लिए सोचेंगे बिहार, लेकिन 2025 में क्या आप बिहार को सोच रहे हैं चुनाव के बाद कि डिप्टी सीएम बने? ये आपके दिमाग में है? सारी चीजें पहली बात तो परिणाम पे निर्भर करती हैं, और मैं मानता हूं कि गठबंधन में हर किसी को उनके प्रदर्शन के आधार पर जरूर उचित स्थान दिया जाएगा। जब सरकार हम लोग बनाएंगे तो हर किसी की उनके प्रदर्शन के अनुसार जरूर भूमिका उस सरकार में होगी। एंड डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई मीन इफ माय पार्टी परफॉर्म्स वेल, डेफिनेटली हम लोग उप मुख्यमंत्री पद हम लोग के पास होगा। बट क्या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्या मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर ये आपका सवाल है तो नहीं। यही मेरा सवाल है। अच्छा। क्या आप नीतीश कुमार के साथ 2025 चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री? नहीं, मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मुझे केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा ऑलरेडी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, और मैं मानता हूं कि मैं उसको अच्छे से आगे लेकर जा सकता हूं। सो आई नीड फ्यू मोर ईयर्स केंद्र की राजनीति में इस विभाग को और मजबूती देने के लिए। बट हाँ, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जरूर इस पद पर जाएगा। चिराग जी, इस कार्यकाल को, मुख्यमंत्री को देखा जाए तो 20 साल से कहीं ज्यादा हो गए उनके मुख्यमंत्री को रहते हुए, फिर भी चर्चा यही है, जो जानकार, जो नजरें रखते हैं सियासत पर, वो कहते हैं कि इस बार का वोट भी प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जिस मुख्यमंत्री का आपने पिछले चुनाव में इतना विरोध किया, आपको लगता है कि आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार स्टिल, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई? बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रचार में हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नाम पर जोश देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये पिछले कुछ वर्षों में और ज्यादा बढ़ा ही है। एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए और ज्यादा इसको सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे में मेरे लिए तो अपने में एक केस स्टडी है कि 2 दशक के बाद भी, और वो भी निरंतरता में, बीच में कुछ समय मांझी जी का अगर छोड़ दें,
निरंतरता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती, रादर राइटली सेड प्रो कम्बेंसी दिखाई देती है। ये अपने में एनडीए के लिए काफी उत्साहवर्धक ये बात है। हम लोग काफी खुश हैं इस बात को लेकर कि आज भी मुख्यमंत्री जी के नाम पर इतना जोश है और यकीनन गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण वेलफेयर स्कीम्स की जो रही हैं, उसने कहीं ना कहीं बिहारियों का विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति और बढ़ाने का काम किया। आज कई विपक्षी दल हैं जो मुख्यमंत्री जी की ही सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जीविका को कोई जानता भी नहीं था इससे पहले। जब जीविका की शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, महिलाओं को लोकल लेवल पे जिस तरीके से आरक्षण देकर उनको सशक्त करने की बात की गई, और आज एक बार फिर से मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक अनोखी स्कीम है, जिस तरीके से 10-10 हजार रुपये उनको उद्यमी बनाने की सोच के साथ, एंड वंस दे आर रेडी विद द प्रोजेक्ट, अगली किस्त में उनको 2 लाख रुपए देकर उनका व्यवसाय स्थापित कराने की बात। तो जिस तरीके से सशक्तिकरण लिटरली मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में महिलाओं का किया गया है, एंड न सिर्फ सामाजिक सशक्तिकरण बट अब आर्थिक सशक्तिकरण की भी जो ये योजना आई है, मुझे लगता है इन सारी चीजों ने मुख्यमंत्री जी के प्रति बिहारियों के विश्वास को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपसे सवाल होता है कि आज आप मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप गठबंधन में, ठीक एक चुनाव पहले आप उनके सबसे बड़े मुखर विरोधी थे, और अगर कहा जाता है कि जेडीयू अपने ऑल टाइम लो पर आई तो उसके पीछे की वजह आप थे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या आपको लगता है कि उस चुनाव में आपसे चूक हुई? नहीं, मैं बिल्कुल इसको चूक नहीं मानूंगा। मैं मानता हूं कि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं। उस वक्त जिस तरीके से मुझे विद द अलायंस कॉर्नर किया जा रहा था, मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं था अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। या तो फिर मैं वैकल्पिक गठबंधन में जाता, मैं उस वक्त के महागठबंधन के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता, बट मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना है और था उस वक्त कि मैं वैकल्पिक अलायंस के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। मैं अलग होकर चुनाव लड़ा, बट मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी के सामने मैंने ना के बराबर उस वक्त भी मैंने प्रत्याशी उतारने का मैंने काम किया। तो ऐसे में जरूर गठबंधन से अलग हुआ था, उस बात की भी नाराजगी थी, उस बात का भी आक्रोश था, बट तब भी मैंने हमेशा मर्यादा का पालन करते हुए, मुख्यमंत्री जी उस वक्त भी जब भी मुझे किसी भी सार्वजनिक जगह में मिले, मैंने हमेशा उनका पांव छूकर आशीर्वाद दिया। इस बार भी आप गए उनसे मिलने? हाँ, ये मैं पांव छूकर आपने इस बार भी आशीर्वाद लिया? उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में वो मुझसे बहुत बड़े हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बनाने का काम किया। मतलब वो दौर कोई भूल नहीं सकता जब 3 नाम लिए जाते थे, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी, इन तीनों की जोड़ी, एंड ऑफ कोर्स सुशील मोदी जी का भी उसमें एक अहम भूमिका थी। तो ऐसे में अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट उस वक्त भी जरूर मैंने नीतियों पे मैंने विषय उठाए थे जो मुझे लगता था कि शायद बेहतर और की जा सकती हैं। बट आज की तारीख में जब मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं, तो अब मुझे वो मंच मिलता है अपनी बातों को रखने का, और मुझे लगता है कि ये एक ईमानदार प्रयास दोनों तरफ से किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, हम दोनों की पार्टियों के द्वारा भी। वी हैव वॉक्ड एन एक्स्ट्रा माइल एक दूसरे को रीच आउट करने के लिए, ताकि कोई भी दरारें हम दोनों के बीच में नहीं रहे। और मुझे लगता है उसी की एक खूबसूरत तस्वीर छठ पे आपने देखी होगी, जब मुख्यमंत्री जी खरना का प्रसाद लेने मेरे घर पर आए। तो ये दर्शाता है कि अब चीजें काफी बेहतर हैं। मुलाकात हुई तो क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आपसे? कहा कुछ नहीं, बस चुनाव का समय था, क्योंकि छठ जब था इस बार का छठ वहां पर ठीक चुनाव के बीच में आया, और हम लोग पहले चरण का प्रचार एक्टिवली अब शुरू करने जा रहे थे। छठ के बाद 28 को उगते सूरज को अर्घ देने के बाद उसी दोपहर से हम लोगों ने शुरू किया था। तो वही मुख्यमंत्री जी के चिंताओं में था कि कोई सीट हम लोगों की छूटनी नहीं चाहिए, और हम लोग को बांटनी चाहिए जिम्मेदारी। जहां पर वो जा रहे हैं, जहां पर मैं नहीं तो वो चले जाएं, वो नहीं तो मैं चला जाऊं, मैं नहीं तो गठबंधन के कोई और नेता चले जाएं, बट कोई सीट ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जहां पे गठबंधन के प्रमुख साथियों की उपस्थिति दर्ज ना हो। तो ये तमाम चीजों पे चर्चा। लेकिन चिराग जी, पहले फेज का की जो वोटिंग हुई उसमें बहुत बम्पर वोटिंग हुई। कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से तो ये ऑल टाइम हाई है, ये एक रिकॉर्ड है। अभी तक इतना मतदान हुआ नहीं। जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो पॉलिटिकल आपके ओपोनेंट हैं वो कह रहे तो बदलाव का वोट है,
और इस बार युवाओं ने और खास करके जिन लोगों ने बदलाव की बात कही है, जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उन सबों ने इसे बदलाव के वोट के तौर पर दिया है। ये एक धारणा बनाने का अगेन नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, पर 2010 में भी ऐसे ही मतदान बढ़ा था। जिस तरीके से 2010 में उसका लाभ एनडीए को मिला, मैं ये मानता हूं कि इस बार भी जितना वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका लाभ फिर एक बार मौजूदा सरकार को मिलेगा। इस बार कारण क्या है? पिछले एक साल में निरंतरता में जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने बिहार आकर न सिर्फ लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित किया, न सिर्फ उनका शुभारंभ किया बल्कि उनका उद्घाटन करके उसको समर्पित करने का काम किया, तो ये कंटिन्यूटी ने ये विश्वास को बढ़ाया। पहली बार एक लंबे समय के बाद बिहार ने डबल इंजन सरकार के लाभ क्या होते हैं उसको महसूस करने का काम किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हैंड एंड ग्लव्स की तरह काम करने की सोच को मुझे लगता है बिहारियों ने अप्रिशिएट किया है, एंड इज द रीजन वाई एक उत्साह देखने को मिला है इस बार के मतदान में, और मैं मानता हूं कि इसका लाभ पूर्णतः एनडीए को ही मिलने जा रहा है। अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की जो जोड़ी है महागठबंधन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इनका दावा है कि इस बार महागठबंधन बहुत मजबूत है और इस बार हम हराने जा रहे हैं। मुझे कारण ही नहीं समझ में आता कि वाई, क्यों महागठबंधन मजबूत है, ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया। एसआईआर को लेकर गठबंधन के भीतर दरार देखने को मिलती है। राहुल जी यहाँ पे 10-12 दिन बिता कर गए एंड देन ही जस्ट वैनिश्ड कंप्लीटली, गायब हो गए एकदम। 2 महीने तक लगभग ऑलमोस्ट आई थिंक 55+ डेज तक वो वापस बिहार में दिखे ही नहीं। इस दौरान बिहार में उनके साथी घटक दल राजद ने कभी इस मुद्दे को उठाना जरूरी ही नहीं समझा, वो अलग एजेंडे पे अलग सुर अपना रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन में ना मुद्दों पर एकता है, ना सीट शेयरिंग को लेकर एकता है, प्रत्याशियों के चयन में फ्रेंडली फाइट पर ये लोग उतर गए हैं। तो ऐसे में इन्होंने ऐसा क्या किया है? लेकिन देखें, अगर आप देखें तो उनके अलायंस में बड़ी क्लैरिटी है। उनके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है, उनके यहाँ एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है। आपके यहाँ घोषित आधिकारिक तौर पर तो अभी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है और अभी भी प्रक्रिया की बात की जा रही है कि भाई जो प्रक्रिया है उसके तहत होगी। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत क्लैरिटी से होना चाहिए था कि हाँ, अगर बनना है तो बीजेपी को या पूरे गठबंधन को ये क्लियर करना चाहिए था कि हाँ, नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्यों कंफ्यूजन? आई थिंक टाइम एंड अगेन हम सब ने वी हैव सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। दोबारा अगर आप सुनना चाह रहे हैं, मैं एक बार फिर से मैं बताइए कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। परिणामों के बाद, सरकार बनने के बाद एनडीए की एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक क्लैरिटी विद इन द अलायंस एंड वी हैव सेड इट। आप उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया था। वो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पे विराजमान है। ऐसे में जरूरी है संविधान की धाराओं का भी पालन करते हुए मर्यादित शब्दों में अपनी बातों को कहना। छूटते ही कहा जाता है कि यहाँ पे अगर घोषणा कर दी नहीं कर रहे हैं तो फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही दल को ये फैसला लेना था। यहाँ पर 5 दल इसमें समाहित हैं। तो ऐसे में संविधान की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि वो विधायक आएंगे, चुनेंगे। मैं क्लियरली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी मैं कह सकता हूं कि मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने का काम करेंगे। और देवी के दरबार में पहुंच चिराग पासवान मंदिर से पूजा करके वापस निकले हैं। बहुत पूजा करते हैं आप, मैंने देखा। मैं पूरी श्रद्धा से करता हूँ।
और जैसे मैंने कहा कि इस आस्था ने मुझे बहुत ग्रेविटी दी है। जीवन में जिस तरीके से घटनाएं घटी थी बहुत आसान था, मेरे लिए टूट जाना बहुत आसान था, मेरे लिए बिखर जाना, बट उसके बावजूद अगर मुझे किसी एक चीज ने संभाले रखा, ऑफ कोर्स मेरी माँ के प्यार और आशीर्वाद के बाद महादेव, माता रानी, इन्हीं का ही आशीर्वाद रहा। इतनी देर पूजा करते हैं? मैं करता हूँ। मैं रोज सुबह लगभग मेरी 1-1.5 घंटे की मेरी पूजा होती है। नहाते के बाद से ही जो मेरे मंत्र और ये सब शुरू होते हैं तो वो लंबा चलता है काफी देर तक, बट वही है कि फिर जब दिन इतना खूबसूरत शुरू होता है तो बीतता भी अच्छा है। तो शायद आपके सफलता की वजह भी आप मानते होंगे। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। हम लोग सियासत की बात कर रहे थे जी। जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को अनाउंस किया, जी। जिस तरीके से डिप्टी सीएम को अनाउंस किया, जिस तरीके से दोनों के बीच में आखिरी वक्त तक तनाव भी बना रहा कि कांग्रेस पार्टी लास्ट तक शायद नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए उस वक्त भी मैं कह रहा था कि जब इतना डरा के, धमका के, आंख दिखा के, मिन्नतें करके अगर आपको मुख्यमंत्री घोषित किया तो क्या घोषित किया, ये बात तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में गई ना, गठबंधन के सपोर्टर, समर्थकों के बीच में भी ये बात गई कि सहज स्वीकार्यता तो नहीं थी ना। अगर होती तो जब राहुल जी यहाँ पे इतने दिनों थे, रिपीटेडली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द मीडिया, उस वक्त ये घोषणा कर सकते थे, पर उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं, इस सवाल के ऊपर खामोशी रखकर वो 55-58 दिन तक यहाँ पे दिखते नहीं हैं, और फिर उसके बाद मिन्नतों और डराने धमकाने हर दौर शुरू होता है, और उसके बाद जाके उनके नाम की घोषणा की जाती है। सेम थिंग विद उप मुख्यमंत्री जिनकी घोषणा की गई। अब ऐसे में आप अपने समाज को, हाँ मुकेश जी को, आप अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब समाज ने आपके देखा ना कि किस तरीके से आपको आंखें दिखानी पड़ी, किस तरीके से आपको मिन्नतें करनी पड़ी, कर करके सीटें ले लो मेरी, मुझे सीटें नहीं दो, कम दे दो, बट उप मुख्यमंत्री घोषित करो। तो ऐसी घोषणा के भी क्या मायने हैं? लेकिन उन्होंने आखिर में करा लिया, और आखिर में भी कुछ दिन पहले बाकायदा उनको अपने कैंडिडेट्स, अपने भाई को ही विड्रॉ करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ा, पर जिस समाज के वो हक अधिकारों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज देख रहा है ना कि भैया उस गठबंधन में कैसे उन्हें दबाया जा रहा है, और दबाया ही गया है। मतलब कहाँ उनकी, पता नहीं फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, मतलब इनिशियल आंकड़े जो सुनने में आ रहे थे 70-75 से लेके, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनल फिगर, 16-18 कितने पे तो लगता है मुकेश सहनी को इधर होना चाहिए था। देखिए वो फैसला उनको लेना है, बट मैं ये मानता हूं कि वो किधर भी हों, उनका समाज बड़ा विश्वास हमारे गठबंधन के ऊपर रखता है, और उनके समाज का साथ समर्थन हम लोगों को मिलता रहा है। इस बार भी जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं उनके समाज से आने वाले लोगों को लेकर, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि उनका विश्वास हमारे एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार पर है। एक सवाल परिवार से भी, आपके परिवार में जो विवाद थे वो ऐसे ही बने हुए हैं। पशुपति पारस आपके चाचा जी अलग ही हो गए, आप लोगों ने बिल्कुल, अब क्या आप दोनों के बीच में अब कोई बातचीत कुछ नहीं होती, पूरी तरीके से संबंध टूट चुके हैं? अभिषेक भाई, मैं परिवार की अगर आप उसमें देखें तो मैं छोटा हूं, मैं अपनी पीढ़ी में मैं सबसे बड़ा जरूर हूं, बट उसमें भी लड़कों में ही, क्योंकि मेरी बहनें हैं मुझसे बड़ी, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी ना परिवार के मुखिया की होती है। लाइक हाउ माय फादर, वो सबको साथ लेकर चले, उनके ऊपर आरोप भी कई बार लगे कि भाई परिवार के लिए इतना करते हैं ये वो, उसके बावजूद उन्होंने सारे भाइयों को, बहनों को, हम सबको, बच्चों को उन्होंने एक सूत्र में बांध के रखा। अब ऐसे में उनके जाने के बाद छोटे वाले चाचा जी रहे नहीं थे, भाइयों में ये 3 भाई, और ऐसे में उनके जाने के बाद पापा के ये जिम्मेदारी मेरे चाचा जी के ऊपर आती थी कि वो जैसे पापा लेके चले थे वैसे ही वो लेके चलते, हम लोग को संभालते, देखते। मैं भी उस वक्त कहाँ, मतलब मैं आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आई वॉजंट सेटल्ड इनफ, मतलब पार्टी को उनको संभालना था, परिवार को उनको संभालना था, सबको सारी चीजें उनको देखनी थी।
पर जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से मुझे, मेरी माँ को, हम सबको लिटरली बेसहारा छोड़ा, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब बिना कोई बात किए, बिना कोई चर्चा किए, अगर एक बार बात करके भी जाते, मेरी मदर मॉम लगातार ट्राई करती रही। जब हम लोग को भी मीडिया के माध्यम से ये सब पता चला, 13 जून 2021 की वो रात थी जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि 5 सांसदों के साथ उन्होंने एक अलग गुट बनाया है और मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो उसके बाद मॉम 1 महीने तक निरंतरता में फ़ोन करती रही, चाचा को, चाची को। उस वक्त सूरज भान जी भी उधर ही थे, उन्होंने भी पार्टी तोड़ने में एक भूमिका निभाने का काम किया। तो इन सबको वो फ़ोन करती नहीं, सब करती नहीं, किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं खुद उनके घर गया था, ठीक अगले दिन मुझे टाइफॉइड हो रखा था, हाथ में कैंडुला था, आई वॉजंट फिट इनफ, बट उसके बाद भी मैं लगभग 1.5 घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा खोला तो चाची थी सामने, मैंने उनके पाँव छुए तो पाँव पीछे करके बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया था। और अगर मान लीजिए अगर हुआ भी था तो आप तो बड़े हैं ना, आप तो मुझे डांट के, मेरा कान पकड़ के, मुझे 2 थप्पड़ लगाकर आप मुझे बोल सकते थे कि ये गलत कर रहे हो तुम, या ये गलत हुआ है तुमसे। बट एकदम रातों रात इस तरीके से, एकदम गुप्त तरीके से पार्टी को तोड़ देना, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता तब तो नहीं करते ना वो ऐसा। अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या आज पापा मुझसे कितने भी नाराज होते, कितना भी उनको मुझसे शिकायत होती, क्या वो मुझे ऐसे छोड़ देते अकेला कि अब तुम जाओ, जियो मरो, मुझे लेना देना नहीं। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। उनसे जितनी बार मीडिया के साथियों ने पूछा कि क्या एक होने की कोई संभावना, तो छूटते ही कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा, बट मेरा चिराग से कभी कोई संबंध नहीं रहेगा, नेवर नेवर नेवर, ये सारी बातें कहते तो ऐसा रहना। क्यों, ये क्यों ऐसी स्थिति बनी? क्या आपके माँ चूंकि पंजाब से आती हैं, ये एक वजह रही? क्या आपको लगता है आखिर ये स्थिति क्यों बनी? मेरी माँ ने पूरा जीवन समर्पित किया इस परिवार के लिए, और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई वो नहीं है, मतलब मुझे, मेरी बहन को, हम लोग लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में बाद में आते थे। मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे, उनका परिवार पहले आता था। और यही कारण है कि मॉम ने इतनी खूबसूरती से सबको लेके चला, तभी पापा भी मॉम पे इतना विश्वास करते थे। आप उनके रिश्तों को जानते हैं, जितना पापा उनसे प्यार करते थे, मानते थे, हर जगह साथ मॉम उनके रहती थी। तो ये भूमिका उन्होंने हमेशा निभाई। व्हेन माय फादर, मतलब अगर वो होते तो मुझे लगता है 46-47 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस इनके हो गए थे शादी को। तो ऐसे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, शी लेफ्ट हर करियर, उन्होंने अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ सब छोड़ा, सब इस परिवार के लिए। और मुझे इस बात को कहने में कभी कोई एतराज नहीं है कि शायद कोई बिहार का होके भी इतनी भावना के साथ यहाँ के रीति रिवाज रस्मों को नहीं निभाएगा जितना मेरी मदर ने किया है। आज भी उतने ही धूमधाम से छठ हम लोग के यहाँ मनाई जाती है, मेरी फुआ करती हैं, जिस तरीके से मॉम उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि किस बात की चाचा को नाराजगी थी, किस बात का। महत्वाकांक्षाएं होती हैं अभिषेक भाई कई बार, और सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में बोलूं, मेरे पिता के जाने के बाद इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया जाएगा। सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि मैं मंत्री ना बनूं और वो मंत्री बने, ये पूरा चक्रव्यूह उसके लिए रचा गया था। लेकिन हुआ भी वही, इवेंचुअली वही हुआ, वो मंत्री बने। बट वही है ना कि क्षणिक लाभ के लिए आप लंबे लक्ष्यों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। साल, 1.5 साल, 2 साल फिर आप बने तो क्या हुआ? क्योंकि आज भी सियासत में वो बिहार की पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब साल, 1.5 साल के लिए आपने बनकर आपको क्या मिला? आपने पूरे परिवार को अलग कर दिया। आज मुझे इस बात का दुख होता है कि मेरे भाई बहन जिनसे मैं पिछले 4 सालों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरा परिवार तो वही थे ना। मतलब ये जब पिछली पीढ़ी नहीं रहेगी, मैं किन के साथ दिन त्योहार मनाता? इन्हीं लोगों के साथ दिन त्योहार मनाता। अगली पीढ़ी, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब मिलके किन के साथ पलते बढ़ते? इन्हीं के साथ। आपने सिर्फ 1.5 साल के लालच के लिए, सिर्फ 1.5 साल मंत्री बनने के लिए आपने अगली पीढ़ी को पूरा तरीके से अलग कर दिया।
और इतनी दरारें आपने डाल दी, इतनी दरारें आपने डाल दी कि मुझे नहीं लगता कि अब उन दरारों को कभी भरा जा सकता। कोई गुंजाइश नहीं बची। मुझे नहीं लगता, और वो प्रयास भी नहीं। अब अगर कोई प्रयास करेगा, क्योंकि अब जब सारे दरवाजे उनके लिए भी बंद हो गए, तो अब मैं तो समझूंगा ना कि भैया क्योंकि दरवाजे बंद हो गए इसलिए अब आप ये प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई दरवाजा खुला होता, क्योंकि इन्होंने प्रयास तो सब जगह किया, महागठबंधन के पास ये गए कि कोई वहां पे ले ले, इंक्लूडिंग ओवैसी साहब तक के पास ये गए कि भाई उस गठबंधन में कोई ले ले, जब किसी ने इनको स्वीकार नहीं किया। तो अब अगर आप आए भी सारे दरवाजे बंद होने के बाद, तो आप परिवार के लिए तो नहीं आएंगे ना, आप इस लालच में आएंगे कि आगे उनके परिवार, उनके जाने के बाद उसका ध्यान रखा जाए। ये सोच गलत है, मैं नहीं मानता कि परिवार की सोच है। चलिए बिल्कुल, अब आखिरी सवाल, आप बिहार की सियासत में मोस्ट एलिजिबल बैचलर, अरे प्रभु क्या है प्लान्स? जैसे आप ये अपने मॉम से बहुत क्लोज है। जैसे ये सवाल आता है ना, मुझे समझ में आने लगता है कि अब इंटरव्यू खत्म हो गया। यस ऑफ कोर्स, आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर, शी इज माय स्ट्रेंथ। मेरी मुझे ताकत, ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। मेरी ही नहीं, पापा की भी ताकत वही रही थी। तो ऐसे में शादी अभी दूर दूर तक नहीं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, परिवार की भी हैं, क्योंकि मैं रातों रात परिवार का सबसे बड़ा बन गया था। वो 13 जून की एक रात के उस फैसले ने मुझे परिवार का सबसे बड़ा बना दिया। तो ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मेरी पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, बिहार की जिम्मेदारियां हैं। बिहार फौज, बिहारी फौज के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं। तो ऐसे में अब व्यक्तिगत जीवन के लिए समय बचा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अब व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं बचा, नहीं शादी नहीं करेंगे। कैसे कर सकता हूँ, आप बताए ना मुझे। अभी कितनी चीजें हैं जो करनी बाकी हैं। एंड अनलाइक मेनी अदर जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं राजनीति में, उनके साथ कोई ना कोई बड़ा है उनका संरक्षण के लिए, उनको आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन सहायता देने के लिए। मेरे पास ले दे से मेरी माँ है, और नेविगेट मुझे ही करना है, तो मुझे लगता नहीं कि समय है। बहुत शुक्रिया चिराग हमारे से बात करने के लिए। तो चिराग पासवान, लंबी बातचीत, निजी जीवन से लेकर सियासत, और सियासत में भी भविष्य के प्लान्स। आज चिराग के साथ मुलाकात में इतना ही। किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। आप दीजिए इजाजत।